नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक के बाद नायब सिंह सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के काम गिनाए और आगे आने वाले दिनों के लिए सरकार के रोड मैप की जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री श्यामा राणा और रणबीर गंगवा, परिवहन मंत्री अनिल विज, श्रुति चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों के अंदर सरकार ने 3 गुना रफ्तार से काम किया है और 18 संकल्प पूरे भी कर दिए हैं, जबकि अगला आने वाला टारगेट 50 संकल्पों को पूरा करने का है। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसल 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसल है, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी भी फसलें हैं, मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर। समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लॉट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहां पर 77,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 77,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं। उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं
मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं, और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से हो रहा है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं। और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को हरियाणा से दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया के स्तर में वृद्धि के आरोप के संबंध में मंगलवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा साझे रूप से प्रस्तुत एक ज्ञापन के बाद आया, जिसमें भाजपा शासित हरियाणा सरकार पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर यमुना के पानी को प्रदूषित करने का आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी मिलाकर मार देंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया और दावों को निराधार बताया। जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से
सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। ये वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं बना इसके पास। आप कम से कम एबीवीपी के प्रतिष्ठित आप कोरेस्पोंडेंट है, जाकर के उनको पूछिए, कहते भाई इतने 10 सालों में करा क्या कहते। हमने 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किए मैं बताना चाहता हूं। हमारे हरियाणा के अंदर मैं अभी गया था दिल्ली के अंदर मैंने वहां के लोगों को कहा कि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं और आपके 30-35 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ जाता है। मैं जहां था मैंने उनको कहा था कि 2014 से पहले हमारी माताएं, हमारी बहनें सर पर मटका रख करके पानी पीने का लेकर के आती थी। कि मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो, सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और रोहला में जाके चेक कर लो, पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है, दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ कर रहा था, जो वो नहीं कर सकते। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर करनाल से है, जहां जुडला गांव के 21 वर्षीय युवक नवप्रीत की कनाडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई, जब 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में नवप्रीत के साथ मौजूद दूसरा ड्राइवर बाल बाल बच गया, जबकि दूसरे ट्रक में मौजूद दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कनाडा की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि शव को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। एक्सीडेंट हुआ ना 23 तारीख को, तो मैं बाई चांस यही था, घर पे था। तो तब जो उसकी मदर थी तजिंदर, वो और कुछ हमारी फैमिली के में एक बहुत नज़दीक में मैरिज थी। तो हमें तो सपने में भी पता नहीं था भाई हमें हमारे साथ इतना मतलब जुल्म हो गया, इतना मतलब बड़ा हादसा हो गया। तो वो शादी से आई थी मतलब अपना जोवियल मूड में, जुबिलियंट मूड में। उसके 15-20 मिनट बाद ही वो जो फ़ोन से मतलब फ़ोन आ गया वैसे जो नवप्रीत की डेथ हो गई है। और तब जो ट्रेजिक हॉरिबल सीन बनाना, वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे फैमिली के ऊपर एक मतलब दुख का, अगोनी का पहाड़ ही टूट पड़ा। मतलब कब गया था और परिवार के लोग क्या कहते? वो कोई आज से कोई 15 महीने पहले गया था। और यहाँ की तो एक्चुअली आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि बच्चों का गवर्नमेंट लेवल पे लगा लो, मैं तो गवर्नमेंट लेवल पे ही कहूँगा, फ्यूचर डार्क है, वेरी डार्क है। कोई मतलब पढ़ा लिखा बच्चा हो, उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ढंग से मिलती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही हमने भेजा था। अगर यहाँ मतलब स्मूथली को एडजस्टमेंट होती तो ऐसी बात नहीं थी। तो खबर रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आम जन के लिए बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक बसों का आज सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी को मिली 5 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जिसका आज सोमवार को रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सवारियां और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के साथ बस में बैठकर सफर किया और परीक्षण किया। धन्यवाद करूँगा। 25 बसें चलाई है इलेक्ट्रिक, इसमें से 5 बस रेवाड़ी को दी है ये सौगात। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। और दूसरा, आप देख रहे होंगे सर्कुलर रोड पे कितनी लग्जरियस, जैसे हम मेट्रो पे में सफ़र करते हैं, वो सारी सुविधाएं इस बस में हैं। कहाँ का स्टेशन। तो अगली खबर कैथल से है, जहां गांव कुलतरण में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि डलेवाल मेडिकल पर हैं, सरकार से बातचीत चल रही है। आगामी 14 जनवरी को सरकार से 14 फरवरी को माफ करिएगा, सरकार से बातचीत होगी और कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी उस पर निर्णय लेगी और हम दलजीत डलेवाल के साथ हैं।
तो खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चुनाव के समय किए गए वायदे पूरे नहीं करने पर प्रदेश की बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने और कर्ज बढ़ाने की बात कही थी। इस पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें हुड्डा साहब, 100 दिन में प्रदेश को विपक्ष का नेता नहीं दे पाए और विपक्ष को नहीं, हम जनता को 100 दिन का हिसाब देंगे। आनंद की अनुभूति हुई। सब लोगों ने मेरे साथ में सफर किया है और सफर तो तकलीफ का होता है, लेकिन ये सफर ऐसा था जो अच्छे से लग्जरियस हमने सफर किया है, क्योंकि लग्जरियस बस थी। आपने देखा उसमें सब सुविधाएं हैं, एसी बस है, कैमरे आगे पीछे लगे हैं, वार्निंग बेल लगी है, ड्राइवर की एक्टिविटी उसमें सब नोट होती है, तो कोई ऐसा नहीं था। तो मुझे तो अच्छा फील हुआ है और हमारे सब साथियों को भी अच्छा फील हुआ है और इसीलिए हम चेक करने गए थे। अब भाई इसमें बैठ के तो देखें हमारे जनता को इसमें कितना लाभ है, कितना इसका लाभ उठा सकते हैं, तो वो सारी चीजें आज हमने उसको चेक भी किया और 2-4 जगह गड्ढे हैं उनको भी जल्दी ठीक करा देंगे उनका। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पलवल जिले के उपमंडल लातविंग में पहुंचकर पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा अपने पूर्वजों की याद में करोड़ों रुपए की लागत से बनवाए गए गोकुल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि ब्रिज भूमि पर गोकुल भवन बनाना अच्छा काम है, ये हमारे समाज की परंपरा है, हमें अपनी आय का 10% निकालकर समाज में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर तंज कसा। इस मौके पर मनोहर लाल के अलावा खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, विधायक ओमचंद शर्मा, पूर्व विधायक नैनपाल रावत सहित अन्य पूर्व विधायक और पदाधिकारी मौजूद हैं। तो लोगों ने बड़ा फैलाया, अभी 10 साल बहुत हो गए, 10 साल में तो लोग उब जाते हैं, 10 साल में तो एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाती है, 10 साल से पहले किसी की सरकार चली नहीं है। इस बात तो बीजेपी की नहीं, दूसरी सरकार आएगी। हमने कहा भी हमको तो ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई गलत काम किया हो जिसके कारण से लोग हमसे कोई बदला लेने की इच्छा करते हो। हमने लगातार ऐसे काम किए जो लोगों को भाने वाले हैं। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, हमने पारदर्शिता लेके आए कि जो कह रहे हैं वही हम करेंगे, जो कर रहे हैं वही बताएंगे, कोई गलत गड़बड़ नहीं करेंगे। हमने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ी, जो हमारा अपना अधिकार व्यवस्था ने दे दिया कि मुख्यमंत्री जो ये काम कर सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। बड़े बड़े काम, 1 साल में एक व्यक्ति को आईएएस बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हर साल लगभग 1 बन जाता है, तो 25-30 साल में 25-30 आईएएस तो जो मुख्यमंत्री रहेगा यानी 5 साल में 5 तो बना ही जाएगा। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारी को लेकर आज सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में पहुंचे हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने मेला परिसर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री राजेश नागर, फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। तो अभी हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठक ली, हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी और हमने, तो जो पहले जो मेरे अनुभव थे उनको साझा किया कि किस तरह से मीडिया वालों को दिक्कतें आई, जो पासिस की बात थी या उनकी पार्किंग की बात थी, तो उसके लिए सारी बातें हुई और हमने तय किया कि एक नोडल ऑफिसर खाली स्पेशल मीडिया पर्सन्स के लिए हो, जिससे वो बात कर सके, क्योंकि उनको पिछली बार यही दिक्कत आई किस ऑफिसर से बात करें, किसके पास जाए, तो इस तरह से हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की बात आई कि भाई हमारे जो मेट्रो से जो दर्शक या जो लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनको किस तरह से मेट्रो से यहाँ क्राफ्ट मेला तक लाया जाए, सूरजकुंड तक लाया जाए, उसके लिए शटल की सुविधाएं हो, मिनी बस की सुविधाएं हो और बस। तो खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला के 5 लोगों को 5 इलेक्ट्रॉनिक नई बसों की सौगात दी थी और जिसके बाद आज से इन बसों में 1 सप्ताह तक निःशुल्क यात्रा रहेगी। ये बसें अंबाला जिला में ही चलेंगी और जो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। तो खबर पलवल से है, जहां 3 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जैनपुर गांव के जंगल में हुई घटना की पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हैं। मामले की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।
तो खबर फरीदाबाद से है, जहां नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और मौके पर इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जिसके चलते उसके शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। तो खबर यमुनानगर से है, जहां जीआरपी पुलिस को एक युवक का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ और जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और जानकारी देते हुए जीआरपी पुलिस ने जांच अधिकारी से बताया कि जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी और अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। तो अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां शहर में सोमवार को दोपहर 12 बजे क्रेच लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डीसी मुनीश शर्मा, महिला और बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण सहित प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। डीसी मुनीश शर्मा ने रिबन काटकर क्रेच सेंटरों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा क्रेच लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर अपना काम आराम से कर सकती हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भिवानी से है, जहां महिला और बाल विकास विभाग ने सेक्टर 13 में क्रेज सेक्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जिले में कुल 21 क्रैच सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 10 क्रैच सेंटर जिले और तोशाम में 4, सिवनी 3, भवानीखेड़ा 2, लोहारू और बैल में 1 क्रैच सेंटर खोले गए। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।